हिमालय के साथ क्या समस्या है जिसके वजह से हम ये पैदल मार्च लेह लद्दाख से दिल्ली तक लगभग 1000 किलोमीटर दूर एक महीने में 150 लोग चलकर एक संदेश लेके लेह से दिल्ली में हमारे नेताओं से और रास्ते में हमारे बच्चों से, बुजुर्गों से, नेताओं से, महिलाओं से बोलते आ रहे हैं, वो ये है कि हिमालय को बचाने की जरूरत है। अभी तक हिमालय ने हमें बचाया है, हमें जीवन दिया है, अब हिमालय को बचाने की जरूरत है। आप लोगों को तो ज्यादा समझ आएगी, आप एक गौशाला में हैं, है ना, गौशाला में, और मुझे बताया गया कि इस गौशाला में जो गाय बूढ़ी हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं, जिनका कोई देखभाल नहीं करता, आवारा हो जाती है, सड़कों पे फिरते हैं, उनको शरण दिया जाता है। दुख लगा, सुनकर दुख लगा कि जब वो जवान होती हैं गाय, तो उनका तो क्या करते हैं, दोहन करते हैं, शोषण भी कह सकते हो, दोहन करते हैं। शोषण तब कह सकते हैं कि जब दूध उनका खत्म हो जाए तो उनको मरने के लिए सड़कों पे फेंक दो और फिर गौशाला को उन्हें संभालना पड़े, तो ये तो बहुत दुख की बात है ना। गौशाला का तो बहुत धन्यवाद जो लोग चलाते हैं, मगर उन लोगों का जो इन गायों का जीवन भर यूज और फिर उसके बाद थ्रो, यूज एंड थ्रो कल्चर अब पश्चिम से आके हमारे गायों के साथ भी, जिन्हें हम गाय माता कहते हैं, माताओं के साथ भी ऐसा कर रहे हैं। कल तो शायद घर में जो हमारी माता हैं उनको भी हम ऐसे ही सड़कों पे छोड़ेंगे, जैसा कि ओल्ड एज होम लगभग वही परिकल्पना है जो कि पश्चिम के देशों से आया है। माता पिता बूढ़े हो जाएं तो उन्हें भी गौशाला में, यानी कि ओल्ड एज होम में भेज दो। तो ये यूज एंड थ्रो कल्चर अब बढ़ता ही जा रहा है, गायों से, जानवरों से, घरों में शायद आ रहा है। उससे पहले हम यूज एंड थ्रो, चाहे पीने की पानी हो, खाने के थालियां हो, सब यूज एंड थ्रो कर रहे हैं और इसी से हम कचरों में डूबे जा रहे हैं, खुद भी यूज एंड थ्रो के कचरों में। अब हम हिमालय के साथ भी वही कर रहे हैं, यूज एंड थ्रो। इसमें से जो सीमेंट निकलता है निकालो, फिर कुछ सालों बाद नहीं निकलेगा, थ्रो। इसमें से जो रेत, बजरी, कंकड़ निकलता है निकालो, यूज, 20 साल बाद थ्रो। लोहा निकलता है, तांबा निकलता है, निकालो, यूज एंड थ्रो। ये यूज एंड थ्रो कल्चर अब पूरे हिमालय के साथ। पानी निकालो, यूज एंड थ्रो। अब ग्लेशियर भी नहीं रहेंगे, पानी भी नहीं रहेगी, मगर ये यूज एंड थ्रो का कचरा, जो दिमागी कचरा है, दुनिया में भर रहा है, ये हमें भी ले डूबेगी। क्योंकि हिमालय के साथ जब आप ऐसा बर्ताव करेंगे, वो गौ माता की तरह शांत नहीं रहेगी एक गौशाला में बिना आपको परेशान किए, वो आपको परेशान करेगी, क्योंकि आगे आप प्यासे मरने वाले हैं। सिर्फ हिमालय में ऊंचे पहाड़ों पे रहने वाले लोग नहीं, इन्हीं हिमालय के ग्लेशियर से, पंजाब से, हरियाणा से, यूपी से, बिहार से, बंगाल तक की पानी इन्हीं हिमालय से आता है। लगभग विश्व के 1/4 आबादी, 2 बिलियन लोग इसी पानी पर निर्भर करते हैं और ये पानी जा रहा है, खत्म हो रहा है। और अगर अभी वक्त पर हम नहीं संभालें, हिमालय के संरक्षण नहीं करें, तो ये और भी जल्दी चला जाएगा और पूरा भारत प्यास से तरसेगा। लड़ाइयां होंगी पानी के लिए, गर्मी बढ़ेगी, जंगलों में आग लगेंगे। वक्त पर जागो, ये जगाने के लिए हम लेह से दिल्ली पैदल आ रहे हैं। लोग कहते हैं कि आप बहुत तकलीफ उठा रहे हैं, हम कुछ तकलीफ नहीं उठा रहे हैं। तकलीफ तो आप उठाने वाले हो 30 साल में, 40 साल में, उसकी तुलना में ये 30 दिन कुछ भी नहीं है। अगर लोग जागे, अगर स्थानीय लोग जागे, मांग करें अपने हिमालय की, अपने धरती के संरक्षण की, अगर स्थानीय नेता जागें कि हम और शोषण नहीं करेंगे, हम सरकार में हैं तो सरकार की सही नीतियों से लोगों का और हिमालय का संरक्षण करेंगे।
अगर दिल्ली में हमारे नेता जागें कि हम बड़े बड़े कंपनियों को इन हिमालयों के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे, ये हमारे पानी का स्रोत है, ये हमारे देवों की भूमि है, यहाँ शिव जी का वास है, कितने ऋषि मुनि इन्हीं पहाड़ों से निकले हैं, इनका हम दोहन नहीं करेंगे, शोषण नहीं करेंगे, यूज नहीं करेंगे, थ्रो नहीं करेंगे। जब तक ये हम सब में जागृति आए, हमें ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे। और ये कदम छोटे हैं उस तुलना में कि जो बड़ी तबाही हमारे देश में, हमारे पर्वतों में आने वाला है। तो आप भी अपना हिस्सा निभाएं, अपने इलाके को साफ और संरक्षित रखें। ये यूज एंड थ्रो का कल्चर आप ना करें, खुद को अलग रखें, औरों से भी मांग करें कि वो संरक्षित रखें। सरकार से तो बिल्कुल मांग करें, मगर सिर्फ सरकार नहीं, हम खुद जो हमसे बन पाता है वो करें, तो हमी से सरकार बनता है। तो सरकार सही कदम उठाएगी। हम अगर शोषक हैं, शोषण करते हैं, तो सरकारें भी वही करेंगी। यही आपको बताते हुए हम दिल्ली की तरफ चले। धन्यवाद। हिमाचल सेव लद्दाख, सेव लद्दाख, सेव हिमालय, सेव हिमालय, सेव लद्दाख, सेव हिमाचल। हाँ, ठीक है। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, यूज एंड थ्रो नहीं करेंगे, ठीक है? किसी के साथ नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, यूज एंड थ्रो नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, यूज एंड थ्रो नहीं करेंगे। तो हिमालय की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। लद्दाख की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। भारत की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। धन्यवाद। हिमालय की रक्षा कौन करेंगे? हम करेंगे, हम करेंगे। हिमाचल की रक्षा कौन करेंगे? हम करेंगे, हम करेंगे। अभी मैं बोलेंगे। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप पूरा इसको शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत सोच और संपादन से हजारों लोगों की जिंदगी को बदलने में मदद मिली है। इनका दृष्टिकोण हमें बहुत ही ज्यादा मार्गदर्शन प्रदान करता है। आज हम खुशी से सोनम वांगचुक सर का स्वागत करते हैं। हम उनके विचारों को सुनने और उनसे प्रेरित होने का जो मौका पा रहे हैं, उसके लिए हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अब मैं इकरा बीएससी नर्सिंग 4th ईयर की छात्रा को यहाँ स्टेज पे बुलाना चाहूंगी कि वो सर को और इनके साथ जितने भी वॉलंटियर्स हैं उनको संबोधित करें। Good morning to one and all present who are here. Myself Ikra Bashir, student of BSc Nursing 4th year from Jammu and Kashmir. I am here on the behalf of Lord Mahavira Nursing College and Hospital to welcome the great personality Shri Sonam Anjuk sir, the climatic activist. Please give a huge round of applause for him. Sir is an Indian engineer, innovator and education reformist, best known as the inspiration behind the Amir Khan's character in 3 Idiots movie. Sir is a local and national icon
and celebrity of Ladakh, the place he was born in. Sonam sir led the Delhi Chalo Padyatra start from the lab. More than 150 volunteers led by renowned innovator and the climatic activist Mr. Sonam Manjuk sir. At last, I would like to welcome Mr. Sonam Manjuk sir for their inspiration words. Please give a huge round of applause for him. आप सबने हमें रास्ते से चलते यहाँ बुलाया और यहाँ पर हमें आश्रय दिया, स्वागत किया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब एक बहुत ही खास पेशे से जुड़े हैं जो औरों की सेवा, औरों की सेहत के लिए काम करते हैं। नर्सिंग बहुत ही पवित्र काम है। अब आपके इस नर्सिंग के पेशेंट्स में, मरीजों में एक और मरीज जुड़ने जा रहा है। जानते हैं वो मरीज कौन है? वो आपकी माँ है, धरती माँ है, पृथ्वी है, जो कि बुखार के साथ आपके पास आने वाला है। ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ये जो तपती गर्मी हो रही है, जिससे कि हमारे हिमालय के ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, आपके जंगलों में आग लग रही है, लोगों का बाहर जाना, खेतों में जाना मुश्किल हो रहा है, बल्कि आने वाले सालों में खेत पकेंगे नहीं, इतनी गर्मी में फसल नाकामयाब होंगे। तो धरती को, आपकी माँ को बहुत बड़ा बुखार हुआ है और अब आपको इसकी भी कद्र करनी जरूरत पड़ेगी, इसके भी सेहत का देखना जरूरत पड़ेगा। जैसा हमें होता है बुखार, तापमान चढ़ता है, वैसे ही धरती को हुआ है। और जैसे हमें जब तापमान चढ़ता है तो वो तापमान मर्ज नहीं होता, वो एक निशानी होती है, इशारा होता है कि बहुत कुछ और गड़बड़ है, जिसके लिए शरीर का तापमान बढ़ता है। तो वैसे ही धरती का तापमान जब बढ़ रहा है तो वो इशारा कर रहा है कि यहाँ पे बहुत कुछ गलत हो रहा है। फीवर तापमान या बैक्टीरिया से या वायरस से होता है, वायरल फीवर होता है। वैसे ही जब धरती की तापमान बढ़ती जा रही है तो इसे भी एक वायरल अटैक हुआ है, ऐसा मुझे एहसास होता है। आप जानते हैं इस माह की बीमारी का कारण जो वायरस है वो कौन है? हम लोग हैं पर्यावरण के। आज हम लोग, इंसान, मनुष्य जाति एक वायरस बन गया है धरती माँ के लिए। और पशु पक्षियों से नहीं कहूंगा मैं, फूल पौधों से नहीं, वो तो संतुलन बनाए रखते हैं, बिगाड़ते हैं। तो हम मनुष्य एक वायरस की तरह हम इस धरती को बीमार कर रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खोखला कर रहे हैं। अच्छा होगा हम अभी से संभल जाएं, वरना हमारी भी खैर नहीं। तो इसलिए मैं चाहूंगा हम सब ये समझें कि हमें सिर्फ इस धरती से दोहन और शोषण नहीं, इसमें से क्या निकलेगा, क्या मिलेगा, कहाँ बिजली मिलेगी नदियों से, कहाँ लाइमस्टोन चूना पत्थर मिलेगा पहाड़ों से जिसका हम सीमेंट बनाएंगे, कहाँ रेत बजरी कंकड़ निकालें, इसको खोखला कर दें दोहन करके, शोषण करके। आज इसके सेहत का भी ध्यान रखने की समय है। और ऐसा आपसे बेहतर कौन जानता है जो स्वास्थ्य के लिए काम करते हैं, सेहत के लिए, नर्सिंग जैसे पवित्र काम में हैं। और मैं ये देख रहा था कि यहाँ पर अहिंसा परमो धर्म लिखा है। अहिंसा परमो धर्म बहुत ही खूबसूरत बात है भारत की, अहिंसा परमो धर्म। मगर एक मगर भी है, मगर जब हम पारंपरिक हिंसा की नजर से देखते हैं तो अहिंसा हम छुरा न चलाएं, बंदूक न चलाएं, इसे हम अहिंसा सोचते हैं। पत्थर किसी पे ना फेंके, लाठी किसी को ना मारें। आज हिंसा छुरे और बंदूक से नहीं हो रहा है, ये तो पुरानी बात हो गई है। छुरे और बंदूक तो कहानी है। आज हिंसा हो रहा है आपके बहुत ही शानदार मोटर कार से।
आज हिंसा हो रही है आपके शानदार जूतों से, कपड़ों से, जिसको बनाने के लिए तमाम फैक्ट्रियां चलती हैं, खनन होता है पहाड़ों का, जिसमें से कि आपके फोन बनाने के लिए कहीं लिथियम निकाल रहे हैं तो कहीं यूरेनियम की खोज कर रहे हैं, तो हिंसा इससे होती है। आपको पता है आज दुनिया में बंदूक और छुरे से लगभग कोई नहीं मरता है, मरता है तो वो समाचार बन जाता है, इसलिए हमें दिखता है, क्योंकि जो नहीं होता है वो समाचार बनते हैं। आज हिंसा सबसे बड़ा हो रहा है तो प्रदूषण से हो रहा है। आपके गाड़ियों से, आपके कारखाने जो आपके सामान बनाते हैं उससे आपको पता है कितने लोगों की मौत होती है? लगभग 1 करोड़, 70 लाख से 1 करोड़ लोग साल में सिर्फ वायु प्रदूषण से मरते हैं, हवा के प्रदूषण से ही। आपको समझ भी आ रहा है कितने बड़े संख्या की बात कर रहे हैं? मुझे भी नहीं समझ आया ये 1 करोड़ साल में बड़ी बात है कि छोटी बात है। फिर मैंने अध्ययन किया, देखा कि जो प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध हुए, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, इन दोनों में कितने लोगों की मौतें हुई अगर देखें तो वो इसी के बराबर निकलता है जो साल में अभी होता है। समझ रहे हैं आप? 10 करोड़ लोग मरे थे लगभग 10 साल में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। अभी भी साल में लगभग करोड़ मर रहे हैं, तब भी लगभग करोड़ मर रहे थे, मगर उसे विश्व युद्ध घोषित किया गया। आज हम इसे युद्ध नहीं बोल रहे हैं, मगर एक पूरा युद्ध छिड़ा हुआ है। तीसरा विश्व युद्ध कहूंगा मैं, ये होने वाली चीज नहीं है, हो रहा है आज। देशों के बीच में नहीं, मनुष्य और प्रकृति के बीच ये युद्ध छिड़ा हुआ है, जिसमें इतने तो मनुष्य मर रहे हैं, बाकी जीव जंतु कितने मर रहे हैं या इस दुनिया से लुप्त हो रहे हैं, एक्सटिंक्शन हो रहे हैं, उनकी गिनती करना मुश्किल है। तो 3rd वर्ल्ड वॉर हो चुका है शुरू। इसे रोकने में, इसमें लोगों के मरहम पट्टी करने की जरूरत है, वो नर्सिंग भी आज जरूरत है हमारे पर्यावरण की। यही संदेश देते हुए हम लेह से दिल्ली तक जा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि लोग समझें और अपना जिम्मेवारी निभाएं और सही नेताओं को चुनें और सही नीतियों को लागू करवाएं। लद्दाख में जैसे हम कहते हैं कि लद्दाख की प्रकृति और संस्कृति की संरक्षण होनी चाहिए, अगर कोई प्रावधान है तो उसे लागू किया जाए, नए की जरूरत है तो उसे बनाया जाए। जहां तक लद्दाख का सवाल है, वहां पर संविधान का 6वां शेड्यूल एक प्रावधान है जिसका कि सरकार ने वादा किया था, हम उसे ही याद दिलाने के लिए उन्हें जो वादा किया है वो लागू भी किया जाए, इसलिए जा रहे हैं एक तरफ। दूसरी तरफ सिर्फ लद्दाख से पृथ्वी नहीं बचेगा, हम भी नहीं बचेंगे। पूरे हिमालय को, पूरे पर्वतों को, पूरे पृथ्वी की संरक्षण हो, इसलिए हम रास्ते में हर जगह लोगों से विनती करते जा रहे हैं कि आप भी अपना रोल निभाएं, अपने स्तर पर व्यक्तिगत और सरकार से भी नए प्रावधान की जरूरत हो तो यहाँ के स्थानीय लोगों को सशक्त करने के लिए प्रावधान बनाए जाएं, जिससे कि बाहर के कंपनी या अफसर आकर मनमर्जी खिलवाड़ न करें हमारे इन पहाड़ों के साथ, इन नदियों के साथ, इन नालों के साथ, जिनके साथ संतुलन में हम हजारों सालों से रहे हैं स्थानीय लोग। तो यही संदेश आप लोगों को भी देते हुए हमारे ये 150 लोगों का काफिला दिल्ली की ओर जा रहा है, जिसमें कि 80 या 80 से भी ऊपर के वृद्ध लोग भी हैं और 18 के नौजवान भी हैं, क्योंकि ये सब की पुकार है। महिलाएं हैं तो पुरुष भी हैं, बूढ़े हैं तो जवान भी हैं, और हर एक से ये विनती करते हुए हम दिल्ली की ओर जा रहे हैं, जहां पर हम सरकार से विनती करेंगे कि वो नीतियां ऐसे बनाएं जो कि प्रकृति को बचाए, संरक्षण करे, ना कि उसका दोहन करें, शोषण करें। तो ये जब लोगों में समझ होगी तो सरकार को मजबूर होकर ऐसे नीतियां बनाने पड़ेंगी। अगर लोगों में नहीं समझ हो तो फिर सरकार को कोई जरूरत नहीं है कि वो ऐसे नीतियां बनाए। यही संदेश देते हुए हम आप सबका, आपके कॉलेज का, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जय हिंद। कॉलेज की डायरेक्टर श्रीमती
ये अनुरोध करूंगी कि वो सर्वोपरि थोड़ा सामने देखते हैं। यहाँ खड़े हैं पीछे वाले ठिकाने के लिए तो अधिकतर जो बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं वो सबसे पीछे की लाइन को जो है इग्नोर करके चले जाते हैं। जो लोग दोबारा बैठे हैं उनका पेट खराब हो जाएगा। हट जाए अपने पहले के। लेकिन जिस तरह से जो है बच्चों को खुश करते हुए बीएससी नर्सिंग के बच्चों को जो सबसे पिछली कतार में जो लोग खड़े थे उनके पास जो है कोरमवाद को बच्चे देखो सब ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया नहीं तो फिर नीचे से अब दे दे नीचे से बच्चे लेके आना। पापा आप भी आ जाओ। दिल्ली में हमारी उम्मीद है हम राष्ट्रपति जी से मिलने की कोशिश करेंगे, प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, विपक्ष के सभी नेताओं से हम मिलना चाहेंगे और विनती करेंगे कि हिमालय का और लद्दाख का जो आवश्यकता है उस अनुसार संरक्षण करें। सर संक्षेप में ये जो आपने लगन लगी है इस बेस पर मतलब क्या किस तरह से आपने ये शुरुआत की? जी ये शुरुआत तो अभी नहीं हुई है, शुरुआत तो 2 साल से चल रहा है लद्दाख में कि लद्दाख की प्रकृति और संस्कृति को रक्षा देने के लिए जो 6वां शेड्यूल है वो लागू हो और लद्दाख में लोकतंत्र की बहाली हो। अब ये कड़ी चलता रहा है, इसमें कई वार्ता हुए, बैठक हुए सरकार के साथ, फिर वो रुक से गए, चुनाव से पहले वो रुक गए और अभी हम फिर दोबारा उन बैठकों की दोबारा शुरू होने के लिए लेकर। सर रिस्पांस किस तरह से मिल रहा है? जिस तरह से आप चल रहे हैं, आप काफ़ी समय हो गया आपको चलते हुए, अलग अलग जगह पे आप गए होंगे। जी मैंने अभी कहा था कि बहुत सकारात्मक, बहुत पॉजिटिव है, जैसे कि ये सभी लोगों का मुद्दा है और होना भी चाहिए। बहुत लोगों से बहुत समर्थन मिल रहा है। आप देखेंगे भारत सरकार से कैसा समर्थन मिल रहा है। इस यात्रा में शामिल हुए हैं कोई और स्टेट के, क्योंकि जितने लोग आप चले थे उसके अलावा कोई यात्रा में भी शामिल हुए थे कि हम भी जाएंगे दिल्ली? हर जगह बहुत से लोग अपने गांव से अगले गांव तक या 2-3 दिन तक जुड़ते गए हैं। इसमें हर धर्म के, हर दल के लोग जुड़े हैं, सभी धर्मों के हैं। इसमें बुद्धिस्ट हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम्स में शिया हैं, सुन्नी हैं, सिख हैं यहाँ भी। तो इस तरह से शुरू से ही जुड़ते हुए आए हैं। उसी तरह दलों में, राजनीतिक दलों में भी कांग्रेस से लोग जुड़े कुछ दिनों के लिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी जुड़े क्योंकि उनकी भी चिंताएं हिमालय के लिए यही हैं, और आम आदमी पार्टी के स्थानीय पार्टियों के लोग जुड़ते रहे, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग जुड़े। तो ये सर्वदलीय, सर्वधर्म यानी कि भारत की और पृथ्वी की एक पदयात्रा है। सर इतने किलोमीटर तय करके आ रहे हैं, यात्री की क्या कंडीशन है? यात्री हौसला बहुत बुलंद है, पहले तो ये कहूँगा। हालांकि पैरों की हालत उतनी बुलंद नहीं है, छाले बहुत पड़े हुए हैं, दर्द दुख हैं, और यही इसका वो है, एक तरह से फलसफा है कि हम खुद पे दुख लें तो
उस तरह से बहुत दुख सह रहे हैं, बहुत ऊंचे पहाड़ों से बहुत तपती गर्मी में चल रहे हैं, तो आसान तो नहीं होगा, मगर इसका हमें वो नहीं है, हम यही उम्मीद करके आए थे कि ऐसे दुख होंगे। जी, छोटा सा संदेश क्या देना चाहते हैं? संदेश तो हम ये देंगे हिमालय के लोगों से और हिमाचल के लोगों से, और जो फुट हिल्स में जैसे पंजाब, यूपी है, उत्तराखंड के, कि आप एक लोकतंत्र में जी रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको अपनी आवाज़ उठानी होगी। सिर्फ शिकायत करने से नहीं होगा कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, अफसर ये कर रहे हैं, नेता ये कर रहे हैं, सरकार ये कर रही है। हम ही से सरकारें बनती हैं, हम ही जब सरकारें बनाते हैं तब अच्छे से सोच के बनाएं, और बनने के बाद भी आवाज़ उठाते रहिए। कहते हैं कि अगर आवाज़ ना उठाए तो माँ अपने बच्चे को दूध नहीं देती, रोए नहीं तो फिर सरकारें तो सरकारें हैं, तो लोगों को रोना होगा या आवाज़ उठानी होगी और सरकार को सुनना होगा। अगर ये लोकतंत्र है तो अपने अपने इलाके का हर घाटी अपना संभालें तो हिमालय खुद ही संभलेगा। हम लद्दाख से संभालेंगे, आप हिमाचल में संभालें, पंजाब में संभालें, उत्तराखंड में संभालें। बाकी जो बड़े शहरों में रहने वाले लोग हैं उनसे बहुत ज़रूरी संदेश है कि वो ये समझें कि जब वो बिजली ऑन करते हैं, एयर कंडीशनर ऑन करते हैं, तो कहीं कोई गांव डूब रहा है, कहीं लद्दाख के चरागे जा रहे हैं, उनको विस्थापित किया जा रहा है, उनको अपनी बकरियां बेचनी पड़ रही हैं, वो शायद वक्त से पहले शहरों में मर रहे हैं, या जब वो सीमेंट ज़रूरत हो या ना हो, अंधाधुंध सीमेंट खरीद के छोटे छोटे मकान जिनमें बिना सीमेंट के बहुत खूबसूरती से बनाया जा सकता है, मकाने 20 मंजिल के हों हम समझ सकते हैं। अगर आप विदेशों में जाएं तो 1-2 मंजिल के मकान जो कि ज़्यादातर होते हैं उसमें सीमेंट का प्रयोग नहीं करते हैं। आप देखिए यूरोप से अमेरिका तक वो अपने अपने रिवायती तरीक़ों से बनाते हैं। तो अगर आप बचाएं सीमेंट को तो अगले पीढ़ियों को भी ये सीमेंट मिलेगी, और शायद ये सीमेंट के प्लांट्स हिमालय में आधे लगेंगे तो आधा बर्बाद होगा, बिजली आधा खर्च करेंगे तो आधे गांव डूबेंगे, कम से कम आधा तो कर ही सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना बचत से और सूझबूझ से सादा जीवन बिताएं। चाहे आपके पास जितने भी पैसे हों उसका और उपयोग कीजिए, जिनके पास नहीं है उनको दीजिए, मगर जब फजूल खर्ची और ज़ाया करते हैं तो पीछे क्या होता है वो देखिए। पहाड़ों में बहुत लोग, एक हम गांव से गुजरे जहां सीमेंट के कारखाने थे बरमाना में, वहां एक आदमी कह रहे थे इस गांव में 60 से ज़्यादा कोई नहीं जीता है, उन्हें या अस्थमा या सिलिकोसिस हो जाता है, मर जाते हैं। तो आप लोग जो बिजली का गलत यूज़ कर रहे हैं, जो मकाने बिना ज़रूरत के बना रहे हैं, सीमेंट ज़ाया कर रहे हैं, उनके हाथों में ये खून लगा है। ये सोच के आप जीवन जिए। एक मिनट सब बैठ रही, मैं थोड़ा सा शॉर्ट है। तो अभी इस वक्त हम सब हैं बद्दी में और पीछे से काफिला आ रहा है और हम थोड़ा आगे आ गए पहले ही। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बैनर लगा करके रखे हुए हैं, सेव हिमालयाज सेव क्लाइमेट, सपोर्ट कर रहे हैं ये सारे लोग। और यहाँ पे छोटा सा जो है नाश्ते वगैरह का, चाय पानी, ये सब चीज़ों का जो है यहाँ पे इंतज़ाम किया गया है। और जैसा कि देख सकते हैं जहारवीर नगरी, और इसी के अंदर जो है थोड़ा कुछ देर के लिए यहाँ पे रुकेंगे और लोगों से बातचीत करेंगे, यहाँ के बारे में जानेंगे। और पहले से ये सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं स्वागत के लिए, और उसके बाद पीछे से सर आ रहे हैं। तो इसके बाद फिर यहाँ पे कुछ दूर रुकने के बाद 4 किलोमीटर आगे यहाँ से जहाँ पे रुकना है, ये सारे लोग उन्हीं की तैयारी में लगे हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इतना सारा प्यार मिल रहा है तो हार मानने की तो बात आती नहीं है इसमें। और जैसा कि आप देख सकते हैं सारे लोग यहाँ पे अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। क्योंकि वो जल्दी ही पहुंचने वाले हैं तो होपफुली। इस एरिया का नाम और वो ये बद्दी जगह में संडोली जगह है, बद्दी में प्रॉपर। तो ये गुरुद्वारा है यहाँ का। कमेटी, मतलब आपकी कमेटी वालों ने ये सारी सेवाएं उपलब्ध की है? हाँ, मतलब उन्होंने हमें हेल्प किया है ये चीज़ ऑर्गेनाइज करने। ऑब्वियसली गुरुद्वारा है तो उनकी सेवा तो 24/7 लगी रहती है। तो थोड़ा सा हमारा प्रयास था कि हम भी उनके लिए या जलवायु परिवर्तन के लिए कुछ कर पाएँ। तो उन्हीं की खिदमत में आप लगे हुए हैं? हाँ जी। तो क्या इससे पहले कभी आप सोनम वांगचुक सर से मिले हैं? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, मिल चुके हैं? हाँ जी। और कैसा लगा आपको मिल करके, उसका अनुभव कैसा रहा? अच्छा रहा? हाँ जी।
लद्दाख भारत माता की भारत माता की जैसा कि आप देख सकते हैं सारे लोग इस गुरुद्वारे में पहुंच चुके हैं, बद्दी गुरुद्वारा में। और उसके बाद यहाँ पे हाफ नाश्ता वगैरह होगा, उसके बाद फिर फ़ौरन यहाँ से 4 किलोमीटर दूर निकलना है। और काफ़ी ज़्यादा शाम भी हो चुकी है, जैसा कि आप देख सकते हैं सोनम वांगचुक सर एंट्री कर चुके हैं और इस गुरुद्वारे के अंदर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे नाश्ते का इंतज़ाम किया गया है। जो पानी पिघल के आता है वो यहाँ के नदियों से जाता है और दोनों तरफ पर्यावरण के बहुत से चुनौतियाँ हैं। हम वहाँ सोलर प्रोजेक्ट्स का सामना कर रहे हैं जो हज़ारों मेगावाट में हैं, और आप यहाँ हाइड्रो प्रोजेक्ट्स का, जो कि अच्छी बात है एक तरह से, देश को बिजली चाहिए, मगर फिर वो स्थानीय लोगों की समन्वय से हो, उनकी लाभ और हानि को देखते हुए हो। हम ये कहते हैं, ना कि बड़े बड़े शहरों में लोग जो बिजली तो लेते हैं मगर आधे से ज़्यादा तो ज़ाया करते हैं, कभी एयर कंडीशनर चला के, कभी रात को रोशनी करके ज़ाया करते हैं। जहाँ ज़रूरत नहीं है एयर कंडीशनर वहाँ भी जला के, या फिर 40 डिग्री में 20 डिग्री करके रज़ाइयाँ ओढ़ के 3 के सूट्स पहन के गर्मियों में जो हम बिजली को ज़ाया करते हैं वो करें, तो फिर हिमालय के सारे नदियों पे बांध बनाएं तब भी काफ़ी नहीं होगा। लद्दाख के सारे मैदानों पे सोलर बिजली घर लगाएं तब भी काफ़ी नहीं होगा। तो इसलिए स्थानीय लोगों को क्या हानि है वो देखते हुए अगर ऐसे विकास के काम किए जाएं तो सबके लिए अच्छा होगा। यही बात हम लद्दाख क्षेत्र में 6वें शेड्यूल में संरक्षण हो ये याद दिलाने जा रहे हैं। वैसे ही हिमाचल में जो भी प्रावधान है संवैधानिक, न्याय, नीति, ऐसे कानून हैं, उन सब को सख्ती से लागू करें ताकि आज और कल के फायदे के लिए आने वाले पीढ़ियों को नुकसान ना हो। यही बात हम कहते हुए रास्ते से गुजरते हुए हिमाचल में खासकर लोगों से मिलते हुए, सीखते सिखाते हुए दिल्ली जा रहे हैं, जहां हम भारत के नेतागण से मिलके उनको हिमालय की व्यथा सुनाएंगे और उम्मीद करते हैं कि सरकार भी इस पर ध्यान देगी, क्योंकि हम खुद पर कष्ट दे रहे हैं, किसी और पर नहीं। महीना चल रहे हैं पैदल कड़कती धूप में, बर्फीले पहाड़ों से, और फिर अनशन कई बार हुए हैं लद्दाख में, हफ्तों लोग भूखे रहे हैं। ज़रूरत पड़े तो दिल्ली में फिर हम करेंगे, मगर हमें उम्मीद है ऐसा कुछ न करना पड़े और सरकार हमारे मुद्दों पर, हमारे हालत पर गौर से, गंभीरता से ख्याल करेगी और सिर्फ लद्दाख ही नहीं पूरे हिमालय में ऐसी नीतियाँ अपनाएंगी जिससे कि ये हिमालय दोहन और शोषण की वस्तु न बने। आगे आने वाली पीढ़ियों तक ये साफ पानी देता रहे, साफ हवा देता रहे, यही हमारी उम्मीद है। और आप सबको इस अभियान में, इस आवाज़ में अपना आवाज़ मिलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
दोस्तों आज 27 किलोमीटर पैदल चल करके अभी हम इस वक्त पहुंच गए एक गुरुद्वारा के अंदर। गुरु नानक गुरुद्वारा है और यहाँ पे सारे लोग एडजस्ट हैं और यहीं पे लोगों का आज खाने पीने का इंतज़ाम किया गया है। और जिस हिसाब से हम सबको गर्मी परेशान कर रही है और इस गर्मी में हम सबको चलना पड़ रहा है, क्योंकि जो लक्ष्य ले करके चले हैं वो उस लक्ष्य तक हम सबको पहुँचना है। इस वजह से तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप सब हमें भरपूर समर्थन देंगे, क्योंकि इसमें आप सब हम समझ सकते हैं कि आप सबकी हर किसी की एक कोई ना कोई मजबूरी होती है जिस वजह से वो आ नहीं पाते। और अगर आप आ नहीं पाते तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं ताकि आपका भी इस समर्थन में कुछ हिस्सा बढ़ सके। तो उम्मीद करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।